ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर अब ऑनलाइन सट्टेबाजी बंद हो जाएगी। क्या अब भारत में ड्रीम 11 जैसे गेमिंग एप्स बंद हो जाएंगे? सरकार को ऑनलाइन मनी गेम बंद क्यों करने पड़े हैं? कल लोकसभा से पास हुआ था, आज राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया। बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा ऑनलाइन मनी गेम्स को ऑफर करना, उसका प्रचार करना बैन होगा। कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें एंट्री फीस या किसी भी तरह के पैसे जमा करने होते हैं, उसे ऑनलाइन मनी गेम माना जाएगा। सभी ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। बैंक या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के पैसे ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही क्रिकेट सीजन, खासतौर पर आईपीएल आता है, तुरंत बहुत से ऐसे गेम्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि आप ऑनलाइन क्रिकेट टीम बनाओ और करोड़ों रुपए जीतो। बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार्स इन गेम्स का विज्ञापन करते हैं। आपको भी लगेगा कि सब कुछ तो ठीक था, फिर अब सरकार को इन गेम्स को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से मिडिल क्लास के युवाओं को इसकी आदत लग रही है। सरकार का दावा है कि 45 करोड़ मिडिल क्लास युवा इसकी चपेट में आ चुके हैं। सरकार ने यह भी दावा किया कि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हमारे मिडिल क्लास परिवार इन गेम्स में नष्ट कर चुके हैं। सरकार ये भी कह रही है कि WHO की तरफ से इन्हें गेमिंग डिसऑर्डर कहा गया है, यानी ये एक तरह की बीमारी बन चुके हैं। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन गेमिंग स्वास्थ्य के लिए एक सार्वजनिक खतरा बन चुके हैं। लोग ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हिंसक हो रहे हैं। इसके अलावा इन गेम्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट में भी होता है। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या अब देश में हर तरह के ऑनलाइन गेम बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। गेमिंग में 3 तरह के सेगमेंट होते हैं। पहला है ई स्पोर्ट्स, यानी कोऑर्डिनेशन बनाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम। ये बैन नहीं है, बल्कि सरकार इन्हें और प्रमोट करेगी। दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम, जिसमें ऑनलाइन सॉलिटेयर, चेस और सुडोकू जैसे गेम्स होते हैं, या एजुकेशनल गेम्स हैं। इन्हें भी सरकार ने बैन नहीं किया है, बल्कि इन्हें और प्रमोट किया जाएगा। और तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम का, जिसमें लोग गेम खेलने के लिए पैसे लगाते हैं, जिसमें एंट्री फीस ली जाती है। इस तरह की गेमिंग पूरी तरह से बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मॉनसून सत्र जिसके आखिरी दिन हंगामे के जो आसार थे वो उसी तरह से बने रहे, लेकिन 2-3 बड़ी बातें जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव की स्थिति बनी रही, उन सब पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जिसमें रियल मनी जुड़ रहा था, जो जुए की लत की बात देश में लंबे वक्त से हो रही थी, उसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराने वाले बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश के रेल मंत्री, देश के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री और देश के आईबी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, सबसे पहले तो सरकार और विपक्ष के बीच में जो टकराव की स्थिति है वहां से मैं शुरू करना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पार्टी दी और उसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, तो आपकी चाय विपक्ष को कड़वी क्यों लग रही है? विपक्ष को डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कोई उसका विश्वास नहीं है। आप देखें, बहुत स्पष्ट तरीके से संसद में बहस करके किसी भी विषय के प्लसेस, माइनसेस, प्रोज, कॉन्स, हर चीज़ को जनता की सेवा की भावना के साथ सामने रखना चाहिए। वैसा नहीं करके वो वेल में आके चिल्लाते हैं। एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, वो जब वोटर लिस्ट को सुधारने का काम कर रही है, जो उनकी ड्यूटी है, तो विपक्ष उसके विरोध में एक कैंपेन करता है, और कैंपेन भी गलत तथ्यों के आधार पर करता है। जिन्होंने तथ्य दिए थे उन्होंने आज ऑलरेडी माफ़ी मांगी है CSDS वालों ने। तो एक तरीके से संविधान के नाम पे कैंपेन करना अलग चीज़ है, और संविधान में विश्वास करना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में विश्वास करना, वो अलग चीज़ है। उसमें विपक्ष का कोई विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि काम ठीक ठाक हो पाया है? क्योंकि देखिए सर, आप बीते दिन लोकसभा में ये बिल पेश करते हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, कल पास हो गया। राज्यसभा में भी पेश किया आपने, पास हो गया। ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि डिबेट तो हुआ ही नहीं। वो उधर SIR पे चिल्ला रहे थे, इधर बिल पास हो गया। हम लोग तो डिबेट के लिए तैयार थे। लोकसभा स्पीकर साहब ने बोला कि हम 18 घंटे तक डिबेट इस पे कर सकते हैं। देश के हर क्षेत्र से आने वाले माननीय सांसद, ऑनरेबल MLAs, कई जनप्रतिनिधि आके
स्पीकर साहब को, मुझे और कई लोगों को बोल चुके हैं बार बार कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण समाज में एक भारी कुरीति फैल रही है, हमारे आने वाली पीढ़ियों पे इसका असर पड़ रहा है। नशे की तरह ये इस तरह से देश में एक समस्या बन चुका है जिसमें 45 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं, 20,000 करोड़ रुपए उनके जेब से, मध्यम वर्गीय परिवारों के जेब से निकल चुके हैं। तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए समाज के हर वर्ग से, हर पार्टी के एमपी से ये डिमांड आ रही थी। अगर बहस करते बहुत अच्छा रहता और एक बहुत अच्छा यूनानिमस फैसला जनता के सामने जाता, अच्छा रहता। आपने 4 बातें गिनाई है सर। आपने कहा है कि इससे एक तो लत, एडिक्शन की बात आपने की जो समाज में कुरीति, आपने कहा टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब वित्तीय जो धोखाधड़ी हो रही है, इन सब का आधार क्या है? आपने मंत्री जी कैसे ये इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट किया, कैसे आप इस बिल पे आगे बढ़े? एक लंबे समय से गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एक एंगेजमेंट चल रहा था जिसमें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में भी चर्चा और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में भी चर्चा थी। पॉजिटिव इम्पैक्ट को प्रमोट करना चाहिए। बिल का नाम भी आप देखिए, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट है, बिल है। तो इसमें प्रमोशन वाला जो एस्पेक्ट है ई स्पोर्ट्स का और ऑनलाइन सोशल गेम्स का, उसको इम्प्रूव करना, और जो एक समाज में एक सीरियस प्रॉब्लम आ रही है जिसमें बार बार सुइसाइड्स हो रहे हैं, बार बार लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं, उस सब के बारे में, जैसे आपके आज तक का भी एक, इंडिया टुडे का भी एक हेडलाइन है किस तरह से सुइसाइड हो रहे हैं, तो उस सब के बारे में कंट्रोल करने के लिए एक प्रयास लगातार चल ही रहा था 3-3.5 वर्षों से। एक सेल्फ रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबल वे में ये बिजनेस कंडक्ट हो, वो प्रयास भी किए गए, वो सब ठीक नहीं हो पाए, उसका रिजल्ट नहीं निकला और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है नशा, इसीलिए इसके ऊपर ये कठोर कदम उठाना पड़ा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मध्यम वर्गीय परिवारों को और युवाओं को बचाने के लिए पहले भी बहुत कठोर कदम उठाए। चिट फंड के कारण कितने लोगों के पैसे डूब गए थे। हाउसिंग और बिल्डर्स, हाउसिंग सेक्टर में एक शुचिता लाने के लिए मध्यम वर्गीय परिवारों के पैसे ले के लोग बैठ जाते थे, उसको कंट्रोल में लाने के लिए रेगुलेशन लेके आए। ई सिगरेट्स को कंट्रोल में करने के लिए रेगुलेशन लेके आए। तो हर तरीके से जब भी समाज में कोई कुरीति आती है, जब भी कोई ऐसी बड़ी समस्या आती है, तो कदम उठाने पड़ते हैं। और मिडिल क्लास परिवार और रेवेन्यू, इन दोनों में से चुनना है तो मिडिल क्लास परिवार को ही मोदी जी ने चुना। आप ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू को हम फोरगो करने को तैयार हैं क्योंकि लगभग 20,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, तो वो एट रिस्क रहेगा इसके साथ, उसको आप फोरगो करेंगे? बिल्कुल। जब मध्यम वर्गीय परिवारों की सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे नौजवानों की, युवाओं का भविष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस रेवेन्यू से। ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। वो कह रहे हैं कि वो गुजारिश कर रहे हैं कि आप रेगुलेशन कीजिए, बैन मत कीजिए, इससे 2 लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो चल रही है, एक पूरा इकोसिस्टम है वो। ये गेम मेकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, उसको हम एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IIT IIM की तर्ज पे पहला IICT मुंबई में खोल चुके हैं। ओवरऑल गेम मेकिंग ऐसा एक फील्ड है जिसमें भारत को गेम मेकिंग हब बनाना है। ये भी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसमें प्रयास भी पूरे हो रहे हैं। तो जो आज वो बात बोल रहे हैं, गेम मेकिंग इज फंजिबल अक्रॉस कंपनीज, जो ई स्पोर्ट्स के लिए गेम मेकिंग टेक्नोलॉजी वाले लोग चाहिए, वो वही लोग ऑनलाइन मनी गेम्स का भी काम कर रहे थे। दे विल ऑल फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। और वो कह रहे हैं कि इससे ऐसा ना हो कि जो यहाँ पर अभी इसमें इन्वॉल्व थे वो ऑफशोर जो इलीगल साइट्स हैं वहां से इसको मतलब इलीगल, जैसे हमारे देश में सर कई राज्यों में शराबबंदी है, लेकिन फिर एक नया तरीका खुल जाता है, उसको आप कैसे कर्टेल करेंगे कि ऑफशोर इलीगल जो साइट्स हैं? समाज में चाहे ड्रग्स हो, चाहे इस तरह के जो भी नेगेटिव प्रभाव करने वाले सब्सटेंसेस हो या प्रोसेसेस हो, उनसे बचने के प्रयास पूरे करने चाहिए और एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट के भी पूरे के पूरे प्रयास करने ही चाहिए। आपका अगर ये उदाहरण मैं सामने लूँ तो कल आप कहेंगे कि नारकोटिक ड्रग्स भी ओपनली बिकने चाहिए क्या? इलीगल है इसलिए उसको इलीगल किया, उसके बाद में भी लोग प्रयास करते हैं तो उसके ऊपर एनफोर्समेंट करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी गेट्स सेव्ड, गेट्स प्रोटेक्टेड व्हेन सच एक्शंस आर टेकन। एनफोर्समेंट पे सर सरकार की, केंद्र सरकार की, आपके मंत्रालय की क्या भूमिका रहेगी और राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी? राज्य सरकारों की प्राथमिक भूमिका रहेगी।
तो वो उनको ये इंश्योर करना होगा। पुलिस राज्य सरकार का मैंडेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो संवैधानिक हमारा स्ट्रक्चर है उसमें पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर इज अ सब्जेक्ट विद इन द स्टेट गवर्नमेंट समिट। तो उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। तो आपको लगता है कि सारे जो बीजेपी शासित राज्य हैं, एनडीए शासित राज्य हैं, अन्य राज्यों से भी आपको वैसा ही सहयोग मिलेगा? अभी तो कर्नाटक के गृह मंत्री जी जो कि कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, उनका असेंबली में स्टेटमेंट है कि ये ड्रग्स से ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है, देश में करीब करीब तमिलनाडु ने बिल पास किया था बैन करने के लिए। आपने कहा कि ई स्पोर्ट्स और ऐसे चीजों को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऐप बिल आप इसको कह रहे हैं, तो प्रमोशन और रेगुलेशन में आप कह रहे हैं कि प्रमोशन में जो ई स्पोर्ट्स है, जहाँ मतलब रियल मनी जहां इन्वॉल्व है, वो सब आप लोग बैन करेंगे? नहीं, देखिए, ई स्पोर्ट्स एक कॉम्पिटिटिव स्पर्धा वाला गेम है। हाँ। जैसे ओलंपिक्स में गेम्स होते हैं, हाँ। 2 हॉकी टीम्स आपस में खेलती है, तो उस तरह के जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं जिसके कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसमें कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, कैसे खेलेंगे, उसके पूरे प्रोसेस डिफाइन होते हैं। वो ई स्पोर्ट्स एक अलग कैटेगरी है। इस बिल के माध्यम से उसको एक लीगल रिकग्निशन मिलेगा और उसको प्रमोट करने का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ट्रेनिंग हो गया, प्रॉपर सपोर्ट हो गया, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मिले, वो सब चीज़ें उसमें रहेंगी। तो ई स्पोर्ट्स को आप ऑनलाइन मनी गेमिंग से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए, दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें। बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब मैं सर ड्रीम 11 पर आना चाहती हूँ। मैं किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे ऐसे एप्स आए जो कि फैंटेसी स्पोर्ट एप्स करके आए, देखिए उन पर भी क्या ये लागू होगा? विषय है मनी गेम्स या नहीं। मनी गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण जो सोसाइटी में नेगेटिव प्रभाव है वो मुद्दा मेन है। उसको कैसे कंट्रोल करना, सोसाइटी को कैसे बचाना, समाज में ये जो कुरीति फैल रही है इसको कैसे रोकना, वो मुद्दा है। तो आप किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम माने कि ऐसे तमाम जो खेल जिसमें पैसा लिया जा रहा है, 8-8 रुपए लोग देते हैं और 80-80 हजार करोड़ की ये कंपनियां बन गई हैं। देखिए, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता। बहुत स्पष्ट बात है, अगर आज 45 करोड़ लोगों के जेब से 20,000 करोड़ रुपए सालाना जा रहे हैं, पिछले साल गए अगर, और इतना नुकसान होता है, इतने लोग सुइसाइड कर रहे हैं, इतने लोगों के घरों में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से एक जो उनका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होता है, उस डिजीज में उसको क्लासिफाई किया है। तो इतनी एक बड़ी समस्या अगर समाज के सामने है तो उसके ऊपर कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जब भी चॉइस इज बिटवीन मिडिल क्लास एंड रेवेन्यू, मिडिल क्लास एंड इंडस्ट्री, मिडिल क्लास इज डेफिनेटली इट विल गेट द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। क्या ये एक पॉलिसी शिफ्ट भी है, टैक्स एंड रेगुलेट की जगह प्रोहिबिट एंड एनफोर्स? ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिसी, मोदी जी की पॉलिसी में बहुत स्पष्ट तौर पे ईज ऑफ लिविंग पे ध्यान दिया गया है, रेगुलेशंस को कम करने पे ध्यान दिया गया है, 1500 कानूनों को हटाया गया है, करीब करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया गया है। अभी भी जन विश्वास बिल 2.0 ऑलरेडी पार्लियामेंट में पेश किया जा चुका है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। विषय ये कि समाज में क्या रेलेवेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो जब ड्रग्स की मेनेस बहुत बढ़ी, तो क्या NDPS एक्ट के अगेंस्ट ये कानून बना कि नहीं बना? बना ना कानून। तो जब भी ज़रूरत पड़े समाज में इस तरह के कठोर कानून की लाना चाहिए। आपको लगता है कि इसको पूरी तरह से 100% फुल प्रूफ बनाने में आप सफल हो पाएंगे? समाज को भी प्रयास करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री को भी प्रयास करने पड़ेंगे, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड टीचर्स, स्कूल्स, उसमें भी प्रयास करने पड़ेंगे। समाज की बड़ी समस्याएं सभी को मिलके ही हल करनी पड़ती है और इसमें समाज में एक तरीके से एक अवेयरनेस लेवल लाना है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। केवल एनफोर्समेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सारे प्रयास करने पड़ते हैं। आप रेलवे मंत्री भी हैं, तो अब अगले विषय पर बढ़ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर आपने सभी बातें कर ली। लगभग 12,000 स्पेशल ट्रेन्स आप बिहार के लिए दिवाली और छठ के लिए शुरू कर रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि चुनावी साल है, इसलिए अश्विनी वैष्णव भी मेहरबान है। ऐसा नहीं है। देखिए, दिवाली और छठ 2 इतने बड़े डिमांड वाले पॉइंट्स आते हैं, ऐसे त्यौहार है, ऐसे पर्व है जिसमें बहुत लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। पिछले साल करीब 7,500 स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था की थी। उसके बाद में महाकुंभ के दौरान एक बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेन्स का मोबिलाइजेशन किया गया था। करीब
हर फेस्टिवल पे, हर पर्व में, चाहे साउथ के पर्व हो, चाहे नॉर्थ के पर्व हो, चाहे ईस्ट के पर्व हो, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा गई तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन्स की गई। महाराष्ट्र में कौन से चुनाव हैं, करीब करीब 400 स्पेशल ट्रेन्स गणपति के लिए अभी अनाउंस हुई है। 367 ट्रेन्स ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है। टोटल 400 ट्रेन्स का प्लान है। पिछले साल 300 ट्रेन्स थी, तो पिछले साल चुनाव था, इस साल चुनाव नहीं है, तो भी चुनाव से ज़्यादा तो हमने इस बार किया ना। ऐसा नहीं, देखिए विपक्ष पूरी चीज़ को अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा प्रयास है कि एज फार एज पॉसिबल लोगों को, हमारे पैसेंजर्स को, हमारे नागरिकों को एक यथासंभव विद इन द कंस्ट्रेंट्स जो कुछ बेस्ट पॉसिबल है वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसको विपक्ष को उसकी सराहना करनी चाहिए। एक और चर्चा सर आजकल बहुत चल रही है कि आने वाले वक्त में जो ट्रेन्स है वहां पर भी लगेज को वे किया जाएगा। ये एकदम फेक न्यूज चला दी है किसी ने, जबरदस्त। सोशल मीडिया पर ये फैला दी गई है। नहीं, वो आपके चैनल ने भी चलाई थी, अगर आप खंडन करें। आपके चैनल ने भी चलाई थी और आपके चैनल ने उसको जल्दी से हटा भी दिया था, थैंक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये होता है कि कई दशकों से एक नियम है कि कितना वजन उसमें जा सकता है, बस वही उसी नियम को किसी ने पकड़ के बड़ा चला। पहले से नियम है, कोई नया नियम नहीं, तो कई दशकों से है, लेकिन उसका ये नहीं कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा फेयर लिया जाता है। अंत में अब जो सरकार और विपक्ष की स्थिति है उसी पर आते हुए, एसआईआर पर बहुत बवाल है। आप लोग को कैसे लगता है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि ये जो 30 दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर 5 साल वाले आपराधिक मामले में जेल में रहते हैं और उनकी कुर्सी जाएगी, वो कह रहे हैं अब आप वोट चोरी से सरकार चोरी पर आ गए हैं, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। देखिए, एसआईआर वाला मामला मैंने स्पष्ट किया आपको, इलेक्शन कमीशन अपना काम एक अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से कर रहा है। वोटर लिस्ट को जितना हो सके इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का वो एक फाउंडेशन है, वही वो काम कर रहे हैं, उस काम को विरोध करने का कोई कारण नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने किया, इसमें जब भी समाज में, राजनीति में रिफॉर्म्स नए लाए जाते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है कि किस तरह से पब्लिक के जो एक्सपेक्टेशन है कि मोरालिटी बढ़े, समाज में जो लोग किसी संगीन अपराध, 5 साल जिसकी सजा हो, उससे ज़्यादा सजा हो, ऐसे संगीन अपराध के लिए अगर किसी के अगेंस्ट केस होता है, केस होने के बाद में अगर मान लो अरेस्ट होता है, तो उसमें हमारे तो संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति में भी कोई इतना इमोरल एक्ट करे कि बना रहे, इस्तीफा ना दे, ऐसा सोचा भी नहीं। केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं आप, नाम ले सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी जब देश ने देखी तो सुधार करने की जरूरत है बिल्कुल। राहुल गांधी लेकिन कह रहे हैं कि सारी संस्थाएं अब सरकार के कहने पे काम करती हैं, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो। ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये संस्थाएं, संविधान के ढांचे के अंदर काम कर रही है, उनको अपने समय की बातें याद आ रही होगी। पर राहुल गांधी बहुत हमलावर हैं मौजूदा सरकार। देखिए, मैं आपको वोट विश्वास यात्रा वो बिहार में निकाल मैं आपको उनकी आप भाषा सुनिए, उनकी भाषा में और जो उग्र नक्सलवाद में बिलीव करते हैं उनकी भाषा में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं आज वोट चोरी कर रहे हैं, कल ज़मीन चोरी करेंगे। क्या इस तरह का आज की डेमोक्रेसी में इस तरह की भाषा, वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, क्या मतलब आप खुद स्वयं देखिए। राशन कार्ड से लेकर जमीन चोरी पर कह रहे हैं, इसको काउंटर कैसे करेंगे आप लोग? आखिरी सवाल है, जनता में कोई उसका रिस्पॉन्स ही नहीं है। अश्विनी वैष्णव जी, आप आज तक पर आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।